हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रोशन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन स्मार्ट वे पर। स्टूडेंट्स, आज से हम अपने वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस पहले वीडियो में हम अपने पोल साइंस की प्रथम बुक समकालीन विश्व राजनीति के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर की वीडियो को दो भागों में बांटा गया है ताकि आप बहुत आराम से और सामान्य तरीके से अपने पूरे कॉन्सेप्ट और अपने चैप्टर को क्लियर तरीके से समझ सकें। तो आइए अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के इस वीडियो में हम अपने पोल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के शीत युद्ध का दौर विषय को पढ़ने वाले हैं। अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ें, इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आखिर हम अपने किन किन विषयों से परिचित हो जाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यह जान पाएंगे कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, गुट निरपेक्षता क्या थी, समाजवादी और पूंजीवादी गुट क्या थे, समाजवादी और पूंजीवादी गुट में शामिल कौन से लोग थे, तथा अंत में हम एक महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ेंगे कि आखिर भारत का इन सभी के बीच क्या महत्वपूर्ण स्थान था। तो आइए अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। दरअसल समकालीन विश्व राजनीति, जो कि इस बुक का नाम है, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि समकालीन विश्व का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, 1990 के बाद की राजनीति को समकालीन विश्व राजनीति के रूप में जाना जाता है। दूसरी तरफ अब हम अपने विषय में आगे की ओर बढ़ें, उससे पहले हमें यह ज़रूरी है कि हम शीत युद्ध शब्द को परिभाषित करें। दरअसल किसी दो देश अथवा गुट के बीच प्रत्यक्ष युद्ध का नहीं होना, लेकिन युद्ध की प्रबल संभावना का बना रहना ही शीत युद्ध कहलाता है। अर्थात दो देश या दो गुट यदि आपस में युद्ध जैसा माहौल बना रहे तो हम उसे शीत युद्ध कहते हैं। आमतौर पर 1945 से 1990 के बीच की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शीत युद्ध की राजनीति के रूप में जाना जाता है। इस दौरान दो अंतर्राष्ट्रीय गुट अर्थात विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था और वह दो गुट थे अमेरिका का पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ या समाजवादी गुट। यह दो गुट ही थे जिन्होंने 1945 से लेकर 1990 के बीच तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तनाव संघर्ष का माहौल बना रखा था। दरअसल इस शीत युद्ध की नींव कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के दौर में ही पड़ चुकी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। इन दो विश्व युद्धों के कारण बहुत सारे थे, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही भयानक और ख़तरनाक थे। द्वितीय विश्व युद्ध तो कहीं प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा अधिक खतरनाक था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह विश्व के देश दो गुटों में बढ़ चुके थे, जिसमें से एक गुट मित्र राष्ट्र कहलाता है, जबकि दूसरा गुट धुरी राष्ट्र कहलाता है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान आदि देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत बहुत ही भयावह था, क्योंकि अमेरिका ने अपने परमाणु शक्ति का प्रयोग करते हुए जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिरा दिए थे, जिसमें कि लाखों से भी अधिक की संख्या में लोग मारे गए। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि शीत युद्ध का पूरा काल, मतलब 1945 से लेकर 1990 के बीच का पूरा काल तनाव, संघर्ष, प्रतिद्वंदिता का एक पूरा का पूरा काल माना जाता है। लेकिन शीत युद्ध की शुरुआत से पहले द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया था। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति बदल गए, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश महाशक्ति हुआ करते थे, वहीं अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ सोवियत संघ तो दूसरी तरफ अमेरिका विश्व के दो महाशक्ति बनकर उभरे थे।
अब हम शीत युद्ध को परिभाषित कर चुके हैं, मतलब हम शीत युद्ध को समझ चुके हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा माहौल है जब दो गुट एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदिता कर रहा है, एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में व्यस्त है। तो अब हम शीत युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसके कारण विश्व की दो महाशक्तियाँ आपस में भिड़ गई थीं, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। शीत युद्ध के लिए प्रथम जिम्मेदार कारण था हथियारों का होड़। दरअसल दो विश्व युद्धों के भी एक महत्वपूर्ण कारण हथियारों का होड़ था। अब इस हथियारों के होड़ से हम क्या समझते हैं, इस पर हम गौर करते हैं। दरअसल आप अभी भी वर्तमान राजनीति में भी देख सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने लिए नए नए आधुनिक हथियार बनाना चाहता है ताकि वह अपने विरोधी देशों को डरा सके, उससे अपनी सुरक्षा कर सके। तो नए नए हथियारों का निर्माण, नए नए हथियारों का उत्पादन, उसका संग्रहण, उसको दूसरे देशों से खरीद करके मंगाना ही कुल मिलाकर हथियारों का होड़ कहलाता है। दरअसल 1945 से 1990 के बीच में यह हथियारों का होड़ अपने चरम पर था। दुनिया के सुप्रीम पावर, दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश और यह दोनों गुट नए नए हथियारों को प्राप्त कर लेना चाहते थे ताकि यदि युद्ध हो तो वह दोनों एक दूसरे को परास्त करने में सक्षम हों। शीत युद्ध के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार था, जो था आर्थिक और वैचारिक मतभेद। दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप यह जानते होंगे कि यदि दो व्यक्तियों के बीच भी विचारों में अंतर हो तो वहाँ पर टकराव होना संभव है। ऐसे में विश्व के दो देश यदि विचार जिनके पूर्णतः अलग हो तो कहीं ना कहीं वह विवाद का कारण जरूर बनता है। ऐसा ही सोवियत संघ और अमेरिका के साथ भी था। जहाँ अमेरिका लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश था, वहीं सोवियत संघ एक समाजवादी साम्यवादी देश था। अब यह दो गुट, इन दोनों की अलग अलग विचारधाराएं और इन विचारधाराओं में टकराव ही कुल मिलाकर शीत युद्ध का कारण बना। सबसे पहले अब हम पूंजीवाद और समाजवाद को सामान्य छोटे से शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था को समझाता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बताता है जहाँ पर उत्पादन के साधन पर निजी लोगों का अधिकार हो और वह निजी फायदे के लिए काम करते हों। जबकि दूसरी तरफ समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था को बताता है जहाँ पर संसाधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण हो, सार्वजनिक नियंत्रण हो और सरकार सभी की भलाई और लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करता हो। यह समाजवादी व्यवस्था है। तो हम यह समझ चुके हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत अमेरिका था, जबकि समाजवाद के अंदर सोवियत संघ था। तो ऐसे में दोनों की विचारधाराओं जब एक दूसरे से भिन्न थी तो ऐसे में विवाद का होना लाजमी था। शीत युद्ध के लिए तीसरा और एक अन्य भी महत्वपूर्ण कारक यह था कि दोनों ही गुटों ने सैन्य गुटों या सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया। अब आप अपने सामान्य जीवन में भी समझ सकते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति का लड़ाई हुआ हो हमारे अगल बगल में, तो हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरों के साथ आता है मिल करके, और दूसरे भी अपनी गुटबाजी करते हैं, वो भी अपने लोगों को बुला कर लाता है। ठीक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आप समझ सकते हैं कि दो गुट, दो पावरफुल देश, उन दोनों में जब टकराव हुआ तो उन दोनों ने अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, मतलब अपने अपने सैन्य गठबंधन कर लिए ताकि उनकी पावर को और बढ़ जाए। क्योंकि हमने सुना है ना, एकता में बल होता है, तो वह लोगों को जोड़कर अपनी पावर को और बढ़ाना चाहते थे। ठीक ऐसा ही उस समय में भी हुआ। दरअसल शीत युद्ध के दौरान जो गुटबाजी थी वो अपने चरम पर थी। जो अमेरिका था, अमेरिका ने नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसे हम पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं, क्योंकि इस नाटो के अंदर पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी पीछे कैसे रहता, तो ऐसे में उसने पूर्वी यूरोप के देशों को मिला करके 1955 में, मतलब 1955 में वर्साई की संधि की, जिसे हम पूर्वी गठबंधन कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। अब इन दोनों ने ही अपने इस गठबंधन का निर्माण क्यों किया, ताकि वह दोनों एक दूसरे से होने वाले भय से निपट सके। यदि एक पर दूसरा आक्रमण करे तो सब मिलकर एक दूसरे को जवाब दे सके। आप इस मानचित्र में समझ सकते हैं कि दोनों ही गुटों में शामिल देश कौन से थे। जैसे कि लाल रंग से जिसको दिखाया गया है वो वर्साई की संधि में शामिल सोवियत संघ में शामिल देश थे। दूसरी तरफ पीले रंग में जिन देशों को दिखाया गया है वो नाटो में शामिल देश थे। सबसे पहले हम नाटो में शामिल देशों के नाम को देखते हैं।
जैसे कि अमेरिका स्वयं उनका मुखिया था, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे आदि देश इसके अंदर शामिल थे। इटली इटली वगैरह भी इसके अंदर शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ वर्साई की संधि में हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश प्रमुख थे। तो इन दोनों ने ही अपने अपने सैनिक गठबंधन का निर्माण किया था। अब हम अपने विषय में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अलग महत्वपूर्ण विषय की, और वो है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी से समझने की ज़रूरत है। दरअसल क्यूबा एक, आप इस मानचित्र में देख पा रहे होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के जस्ट बगल में एक देश है क्यूबा। एक दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का एक द्वीपीय देश है जो सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस छोटे से मैप में आप सिर्फ क्यूबा को देख सकते हैं और बड़े से मैप में आप विश्व के मानचित्र में भी क्यूबा को देख सकते हैं। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम यह जान चुके हैं कि क्यूबा लैटिन अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एक द्वीपीय देश है। भले ही यह द्वीपीय देश अमेरिका से निकट हो, लेकिन कूटनीतिक जगत पर, राजनीतिक जगत पर यह अमेरिका से बिल्कुल भिन्न था। क्योंकि अमेरिका जहां पूंजीवादी सरकार थी, वहीं क्यूबा में एक साम्यवादी सरकार थी। और चूँकि क्यूबा में साम्यवादी सरकार थी, तो क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। आप इसे समझिए, क्यूबा भले ही अमेरिका के निकट हो, लेकिन उसका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ है। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की सरकार है, जो कि एक साम्यवादी पार्टी है। तो सोवियत संघ को हमेशा यह भय रहता था कि कहीं अमेरिका उसकी सरकार का तख्ता पलट ना कर दे, वहाँ सरकार ना बदल दे। इसी की चिंता में सन 1962 में सोवियत संघ के महासचिव निकिता ख्रुश्चेव की आज्ञा को पाकर रूस और सोवियत संघ की सेना ने मिल करके क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब मिसाइलें इस संदेह पर तैनात कर दी गई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अमेरिका कहीं यहाँ की सरकार को बदल ना दे। और दूसरी तरफ इसलिए भी तैनात कर दी गई ताकि अमेरिका को यह दिखाया जा सके कि हमारे पास भी हथियार है। अब इस बात की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बहुत लेट से लगी। जब उन्हें यह इस बात की सूचना लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वह इस पर कार्रवाई करे और रूसी और सोवियत सैनिकों को रोके। अंततः सेनाओं ने ऐसा करना शुरू किया और दोनों देशों के बीच इस समय तनाव एकदम चरम पर था। पूरे विश्व में परमाणु युद्ध का एक भय सता रहा था, एक डर सता रहा था। लेकिन अंततः एक समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की बात को माने और एक परमाणु युद्ध और एक भयानक तृतीय विश्व युद्ध जैसा युद्ध होने से बच गया। इसी को हम अवरोध की स्थिति भी कह सकते हैं। अब इस अवरोध की स्थिति का क्या मतलब है? अवरोध का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब एक देश या गुट दूसरे को बर्बाद करने में सक्षम हो, तो ऐसे में कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। आप अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी दो पावरफुल लोगों को एक साथ लड़ते हुए देखा है? नहीं, वो दोनों दोस्त बन जाया करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि एक पावरफुल और एक कमज़ोर, इन्हीं की लड़ाई होती है। तो क्योंकि वहाँ पे एक के हारने और एक के जीतने का पूरा चीज़ तय होता है। लेकिन यहाँ पे जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही गुट एक दूसरे को बर्बाद करने में सक्षम हैं। ऐसे में युद्ध का खतरा कौन उठाना चाहेगा? इसीलिए उन्होंने युद्ध को ना ही करने का फैसला लिया था। अब शीत युद्ध के दौरान हम इस बात कर चुके हैं, जो कि शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी था कि दोनों ही देशों ने अपने अपने सैन्य गतिविधि में अपने पावर को बढ़ाने के लिए और अलग अलग रीजन से सैन्य गठबंधनों को बनाया था, मतलब छोटे छोटे देशों को अपने में जोड़ा था। और उसी के तहत अमेरिका ने 1954 और 1955 में सीटो और सेंटो का निर्माण किया था। इन दोनों का ही फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सीटो का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जबकि सेंटो का फुल फॉर्म केंद्रीय संधि संगठन या फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। अमेरिका ने क्या किया था कि अपने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपना नियंत्रण बढ़ाया था और वहाँ के देशों को अपने गुट में शामिल कर लिया था। अब एक महाशक्ति ने अगर कार्रवाई की है तो दूसरी महाशक्ति चुप कैसे बैठ सकती है? तो इसी समय सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने मिलकर के उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक आदि देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया ताकि उनकी भी सैन्य गठबंधन को मजबूत किया जा सके। यदि अमेरिका उन पर आक्रमण करे तो वह मिल करके उनका जवाब दे सके।
अब हम जिन कारणों की बात कर रहे हैं कि आखिर में यह बड़ी महाशक्तियाँ छोटे गठबंधन किया करती थी। जैसे अमेरिका ने पहले नाटो का निर्माण किया तो सोवियत संघ ने वर्साई की संधि की। उसके बाद अमेरिका ने सीटो और सेंटो का निर्माण किया तो सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक आदि देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। तो अब हम उन मूलतः 3 कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह बड़ी-बड़ी महाशक्तियाँ इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी इन छोटे-छोटे देशों के साथ अपना गठबंधन क्यों करती थी? आखिर गठबंधन मतलब मेल-जोल का इनका क्या उद्देश्य होता था? तो हम उन 3 उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना क्या है? क्या आप बिजली के बिना, कोयले के बिना, पेट्रोलियम के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप बिना बिजली का जीवन जी सकते हैं? क्या आप बिना कार, बिना ट्रेन, बिना बस, बिना बाइक आदि की जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज चीज़ों, धातु वगैरह, इन सभी को प्राप्त करने के लिए ये बड़ी महाशक्तियाँ चाहती थी कि छोटे-छोटे देशों के साथ मिल जाया जाए। क्योंकि आखिर में बड़ी महाशक्तियों के देश में यह संसाधन कितनी मात्रा में थी और क्या असीमित मात्रा में थी जिनका यूज़ ये हमेशा करते रहेंगे? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है वह ख़त्म हो जाएगा और उन्हें उसके लिए और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि वो हथियार बना सकें, अपने उद्योगों को चला सकें। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन चाहिए था और इसीलिए उन्होंने छोटे-छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन किया। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कारण की, वह है भू क्षेत्र पर नियंत्रण। अब आखिर में ज़मीन और भूमि के महत्व से कौन परिचित नहीं है? ज़मीन का क्या महत्व है, इस बात को कौन नहीं समझता है? ये बड़ी महाशक्तियाँ मूलतः कई कारणों से छोटे-छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। जैसे कि उनके भू क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेना, उनके ज़मीन पर नियंत्रण कर लेने से क्या हो जाएगा कि वह अपनी सेनाओं को वहाँ प्रशिक्षण दे सकेगी, वह अपने परमाणु बम या फिर किसी दूसरे हथियार का परीक्षण कर सकेगी और साथ-साथ अपने विरोधी और प्रतिस्पर्धी देश पर नज़र भी रख सकेगी ताकि वह उनसे बेहतर तरीके से निपट सके। तो भू क्षेत्र पर नियंत्रण किया और इसलिए सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया। अब सभी चीज़ों के अलावा अगर धन ही ना हो तो क्या गुटबाजी चलेगी? क्या युद्ध हो सकता है? क्या धन, पैसे के बिना युद्ध चल सकता है? और आखिर में इन बड़ी महाशक्तियों के पास क्या इतना असीमित मात्रा में धन था कि वो हमेशा युद्ध लड़ती रहें और उनका धन खत्म ना हो? इसका जवाब ना में है, क्योंकि धन सीमित मात्रा में होती है। ऐसे में जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण उन्होंने सैन्य गठबंधन किया, वह था आर्थिक और वित्तीय सहायता। आर्थिक और वित्तीय सहायता का मतलब यह है, आप यह समझते होंगे कि छोटे-छोटे फंड मिल सकें। इन बड़ी महाशक्तियों को छोटे-छोटे अनुदान मिल सके, छोटे-छोटे फंड मिल सकें, जिससे कि वो अपने इन देशों को अपने पास अपने गठबंधन में शामिल करती थी, ताकि उनके सैनिक के निर्माण में, उनके हथियारों के निर्माण में जब ये छोटे-छोटे देश अपना अनुदान दें, धन दें, तो उनसे उनको लाभ हो सके। ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अपने दूसरे वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और हम कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि हम गुट निरपेक्षता के विषय में जानेंगे, हम अंकटाड के बारे में जानेंगे, हम शीत युद्ध और भारत के पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने दूसरे वीडियो में उन तमाम पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतने पर ही रोकते हैं। आपको यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, कोई विषय समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस विषय को लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अब हम मिलते हैं अपने नए विषय में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिल जाए। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।